हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं मैथ क्रैश कोर्स के अंदर परसेंटेज चैप्टर का पूरा वो सारे कंसेप्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट वो सारे पढ़ लेंगे, उनके क्वेश्चंस कर लेंगे जो हाईली रिपीट होते, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। उन सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। बाकी वीडियो का लेंथ समझ गए होंगे देख के कि हाँ, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके। चलो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, बट कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से अगर हमारी टॉप 500 सीरीज की पीडीएफ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, करो। अदरवाइज एग्जाम के बाद आपको अफसोस होगा। मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको एग्जाम के बाद अफसोस होगा। काश टॉप 500 सीरीज की जो रीजनिंग है, फ्रंट्स अफेयर है, जीके है, और जो इंग्लिश वोकैबलरी और प्रैक्टिस सेट की जो बुक मतलब कहते हैं पीडीएफ है, सबको पढ़ लेना चाहिए था। मैथ की भी जल्द आ जाएगी, उसको भी आपको मिल जाएगा 15 सितंबर 17 सितंबर के बाद मिल जाएगा, वो बन रही है। तो इन सबको बाय करने के लिए, खरीदने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787, और सारी पीडीएफ में ना आंसर्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको खाली क्वेश्चन देके छोड़ दिया जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल होंगे। और ये हमारे सबसे टॉप 500 जो है ना, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो होते हैं ना, ये डिमांडिंग वाले पीडीएफ है, स्टूडेंट के डिमांड पे ही बनती है। तो एग्जाम के बाद देखोगे, आप खुद फील करोगे, एग्जाम के दिन भी फील करोगे कि इस पीडीएफ को बनाने से आपके कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, आप बस एक बार विश्वास करके जाओ, बस यही कह सकते हैं, कुछ नहीं। बाकी एग्जाम के बाद खुद आप कहोगे। ठीक है, परसेंटेज के अंदर क्या पढ़ना है भाई? सबसे क्या पहले कहोगे कुछ नहीं सर, बस ये एक लाइन लिख दिया, परसेंटेज हो तो गया, परसेंटेज खत्म। कहेंगे बात तो तुम्हारी भी सही है, फिर गलत कहाँ बोल रहे हो भाई इसमें कोई भी। परसेंटेज में एक लाइन परसेंटेज लिख दिया, खत्म। बट ऐसा नहीं, परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ कि 2%, इसका मतलब हो गया 2/100। ठीक है, 2% को मैंने बोला 2/100। अगर मैं बोलूँ 2 को या फिर परसेंट में चेंज करो तो क्या करोगे आप? तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम भाई? उसने 2 को परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, और 2% को नंबर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? तो देखो, 2 को परसेंट में चेंज करने के लिए, या फिर 2% ऑलरेडी है तो नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया। 2 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर दिया। खैर ये सभी चीज़ें बावली कुछ छोड़ो, ये सब चीज़ें जिक्र ही नहीं करेंगे इनका, हम बेवकूफ़ी है। इतना तो लॉजिक आपको पता है। सीधे सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पे। 250 से जो है ना, वो 600 का कितना प्रतिशत है? अगर डायरेक्टली ऐसा सवाल दे कि 250 बताओ 600 का, तो सबसे पहले लोग ये नहीं समझ सकते कि इसको हम बताएं कैसे। देखो, सबसे पहले लिखते हैं ना कि 600 का, तो 600 का जो है x प्रतिशत है। मान लो x प्रतिशत है, x प्रतिशत मतलब x/100। ये कितना है? 250। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये से बताओ। x बराबर क्या होता है? 250। अब ये इधर जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 600 जो है बटा में आ जाएगा। मतलब हमने किया 250 बटा 600 इंटू 100, यही किया ना। तो इतना हम ना लिख के डायरेक्टली क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जिसका कह रहा है, जिसका तो 600 का, तो 600 को बटा में कर दो, और जिस वर्ड के या फिर जिस डिजिट को कह रहा है उसको इसको ऊपर लिख के इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो इतना क्या करना नौटंकी। ठीक है, छोड़ो, सीधे सीधे जिसका कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, और जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई? 1 2 2 4 125/3 इसका जो है प्रतिशत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप खुद करके देख लो, आपका आंसर आ रहा हो। ये मैंने क्यों बताया? ताकि ये परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ ना कि 600 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, पहली बात सॉरी 60 ग्राम, तो ये 60 ग्राम है। अब ये 2 केजी है। अब इस केजी को ना हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, इसको ग्राम में चेंज करेंगे, बिकॉज वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों की। तो ये क्या लिख सकते हो? 2000 ग्राम। 2 केजी को क्या लिख सकते हैं? 2000 ग्राम। अब क्या है किसका? 60 ग्राम जो है ना, वो 2000 ग्राम का कितना परसेंट है? तो जिसका कहेगा उसको नीचे लिखोगे। किसका? तो 2000 का। कितना? 60 इंटू 100, परसेंट में चेंज करना, 0 0 कटेगा, 1 0 इसका कटेगा, और ये 2 से डिवाइड कर दोगे 3 मिल जाएगा, मतलब 3%। 3%, 3%। ठीक है, ये तो खैर परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट था, इसमें मेरे हिसाब से कुछ समझने और समझाने वाली चीज़ नहीं थी, इसलिए आपको समझ में आ जाती अगर आपने जिंदगी में कभी भी परसेंट समझाओ तो। जैसे कहेगा a का x% बताओ। अगर मैं कहूँ ना कि a का x% का मतलब a को मल्टीप्लाई कर दो x/100 से। a का x% का मतलब क्या हुआ? a को मल्टीप्लाई कर दो x/100 से, तो a का मिल जाएगा आपको x%। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कहेगा 10 का जो है 20% कितना होगा?
तो आई गेस 10 का 20% कैसा निकलेगा, तो इजी है, 10 का 20/100 कर दो, 0 0 निकल गया, 10 का 2 हो जाएगा ना, 2 जो है ना वो 10 का 20% है। ठीक है, ये सभी चीजें काम आ रही थी कब, जब हम बोर्ड एग्जाम दे के आए थे तो परसेंटेज निकालना होता था कितना परसेंट बढ़ रहा है हमारा उस सिचुएशन में। टोटल मार्क्स जस्ट लाइक कि मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, आपका पेपर हुआ है 600 नंबर का, 600 नंबर टोटल पेपर है, ठीक है, और आपके स्कोर आ गए 400 या फिर 420 मार्क्स आपको मिले, तो कितना परसेंटेज आपने गेन किया, तो ऑब्वियसली ये 420 बटा टोटल कितना नंबर का पेपर था, तो 600 इंटू 100 कर दो, ये 0 0 कट जाते थे तो डायरेक्टली हम 600 से डिवाइड कर देंगे, 6 7 42, मतलब हमने 70% गेन किया। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है बेसिक कंसेप्ट थी, हम इनका यूज करते थे 10th 12th में अपने परसेंटेज निकालने के लिए। अभी भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो भी आपको जरूरत पड़ती है परसेंटेज निकालने के लिए, यही तरीका है परसेंटेज निकालने। बात समझ में आ गया। अब चलो हम एक सवाल देखते हैं, कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया और बी ने सी से 5% ज्यादा अंक प्राप्त किया, सी ने 400 में 300 अंक प्राप्त किए, तो ए का कितना अंक है। पहली बात देखो देखो, ए जो है बी से रिलेशन निकालता है और बी जो अपने आप को सी से कनेक्ट करता है, ऑब्वियसली एक बी को पता चलेगा कितना, सी का जब पता हो तब, और ए का पता कब चलेगा, जब बी का पता हो तब। तो सी का पहले निकाल लो, टोटल पेपर कितने नंबर का था, 400 का, तो सी को कितना मिला, 300, तो ये कितना प्रतिशत था भाई, तो 300 बटा 400, 400 में से उसने 300 गेन किया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मिल जाएगा, यहां से डिवाइड कर लो, 4 7 28 और 4 5 20, मतलब 75% क्या मिला, सी को कितना मिल गया, 75%। ठीक है, चलो तो सी को 75% मिला, और कह रहा है बी जो है ना सी से 5% अधिक, तो बी को कितना मिलेगा, 75 में 5% ज्यादा कर दो, मतलब उसको 80% मिला। ए को कितना मिल गया, आप कह रहा है ए जो है ना बी से 10% ज्यादा, तो 80 में 10% जोड़ लो, बिकॉज दोनों परसेंट है तो हम ऐड कर देंगे, ए को 90% मिला, तो 90% तो ऑप्शन में भी नहीं है। कह रहा है ए का अंक बताओ, ये तो 90% है ना, तो टोटल पेपर कितने नंबर का था ये बताओ, 400 का, तो ए को कितना मिला भाई, 90%, यही ना, तो 400 का 90% कितना हो जाएगा, 400 का 90% बराबर इतना कर लो, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 360, 9 जगह 36, ए को कितना मिला, 360 नंबर मिला, डेट इज क्लियर। ओके, फिर चलो आगे चलते, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था आगे परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगर कहेगा ए में X% ज्यादा होना, जैसे जो है ए पहले मान लो ना था 100, अब वो, या फिर 100 में तो इजीली समझ में आ जाता है, ए मान लो पहले था 500, अब हम कुछ रुपए ऐड कर देंगे ना, तो ए जो है पहले से 60% बढ़ जाता है, तो अब कैसे बढ़ाएंगे, तो या तो इस तरीके से कर लो, 500 में 500 का 60% निकाल के जोड़ लो, ठीक है, पहले 500 का 60% निकाल के 500 में ऐड कर दोगे, या फिर ऐसे भी करके देख लो कितना आ जाएगा, 500 प्लस 6 5 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है, तो मतलब ये 60% बढ़ेगा, तो 800 इसकी वैल्यू होगी। या फिर इतना ना करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 500 जो है वो कितना 60% बढ़ रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 160 बटा 100, जितना प्रतिशत कहेगा 100 में उतना जोड़ दो और उसको 100 से डिवाइड कर दो, जैसे 100 में 60 ऐड कर दिया हमने, ठीक है, जैसे क्या किया हमने, 500 इंटू 100 प्लस जितना प्रतिशत कहा उतना ऐड करके 100 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 16 5 80, 800। बात समझ में आ गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, x में X% बढ़ाना हो अगर, तो x इंटू 100 प्लस x बाई 100 कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यही चीज लोग समझ नहीं पाते आगे। अगर मैं बोलूँ ना कि a की वैल्यू 200 है, इसको अब क्या करेंगे, 30% ज्यादा कर दो, ज्यादा कर दो, ठीक है, इंक्रीज कर दो, आप दिमाग लगाओ कितना आएगा, तो सिंपल से 200 का 100 प्लस 30 करोगे और बटा 100 करने से अच्छा है दिमाग में इसको डायरेक्टली रखो, 130 बटा 100 कर दो, ये भी स्टेप छूट जाएगा आसानी से, 130, तो ये 0 0 कट के मतलब 13 दूनी 26, 260 बढ़ जाएगा, ठीक है, आप 200 का 30% निकालते 60 मिलता, फिर 200 में 60 ऐड करते, इससे बेटर है कि डायरेक्टली इसी को फॉलो करो और इजिली बन जाएगा, ठीक है। अगर इस पे सवाल पूछा जाए तो किस तरीके से करोगे आप, जैसे कह रहे हैं कि वर्ष की शुरुआत में नगर की आबादी प्रत्येक वर्ष में 4% बढ़ जाती है, यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख थी, तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी हो जाएगी,
देखो 2001 से 2004 की बात की जा रही है। 2001 के बाद क्या आएगा? 2002, 2003 देन 2004, मतलब 3 बार बढ़ेगी। 2001 में पहले थी क्या? 5 लाख, फिर अगले साल बढ़ेगी 4%, फिर अगले साल 4%, फिर 4%, 3 बार 4% बढ़ेगा। तो हम 5 लाख में 3 बार 4-4% बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे बताओ? ये 5 बार कितना जीरो होता है भाई? 5 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं 4-4% बढ़ाओ, तो डायरेक्टली 104% बढ़ा दिया आपने पहले साल। फिर दूसरे साल क्या करोगे? 104%, 104/100 कर देंगे। फिर तीसरे साल भी 4% बढ़ाना है तो 104/100 कर दोगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये था 2001 में, ये 2002 में, 2003 में, 2004 में। ये जितना मल्टीप्लाई करोगे ना उसके पीछे ओवरऑल वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 1 2, 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो, तो यहाँ से भी 2 जीरो कट गया, और फिर यहाँ से 1 जीरो कटेगा। कट जाए भाई, कटा क्यों? 1 जीरो कटेगा यहाँ से। अब ये 5 2 सा कट जाएगा इससे, ये 2 से कटेगा 51 बार में। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? अब सिंपली इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आएगा वो चीज़ आप देख लो। यहाँ पे 52 आएगा ना कि 51, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56, 24, 32। मेरे को याद हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और इसका आंसर ये है, और यहाँ पे ना हम इसको 52 कर देते हैं। 52 जो है इसका वैल्यू आ गया। चीज़ें समझ में आई किस तरीके से हमने इसके परसेंटेज को बढ़ाया। हमने 5-5 लाख का अगर 4-4% निकालते 3 बार तो बहुत टाइम लग जाता। डायरेक्टली हमने क्या किया? 104, 104, 104/100, 104/100, 104/100। ये कंसेप्ट पढ़ाने का मतलब वही था ना कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओ, ठीक है। अगर बोलेगा कि एक्स में ए में x% कम कर दो, तो अब वही उल्टा कर दो। पहले हम ज्यादा करना था तो ए में क्या करते थे? 100+x करते थे ना, तो इस बार 100-x/100 कर दो। अगर कहेगा ए की वैल्यू 200 है और 30% कम कर दो, इसमें 30% कम कर दो। अगर डिक्रीज करने का बात किया जाए तो क्या करोगे? तो 200 में डायरेक्टली क्या करोगे? 30% कम, मतलब 100 में 30 घटाओगे, या फिर दिमाग खुद से लगा लोगे कि इसको नहीं, हमको 70/100 लिखना है। 100 में 30 घटाना है तो डायरेक्टली 70 आ जाएगा। मतलब इस बार क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये डायरेक्टली ये कंसेप्ट समझ गया आपको। घटाने के लिए कहेगा तो 100 में उतना घटा के वैल्यू डायरेक्टली रख लो। प्लस करने ज़्यादा करने के लिए कहेगा तो 100 में उतना ऐड करके बाई 100। कंसेप्ट देखो, जो चीज़ें हमने लागू किया उसको इसमें लागू करते हैं। जो पढ़ा अभी हमने, एक मशीन की कीमत हर साल 10% घट रही है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 साल के बाद मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? तो ऑब्वियसली 2 बार उसमें 10-10% का लॉस करा दो, घटा दो। तो 50,000 है फिलहाल, पहले साल 10% घटेगा तो कितना बचेगा? 90%, 90/100। फिर 10% घटेगा तो 90/100। ठीक है। अब ऐसा नहीं करना ना कि पहली बार में 90 तो दूसरा बार में 80, ऐसा काम मत करना। हर बार 10-10% कम की जा रही है। 1 2, 1 2, फिर 1 2, 2 जीरो हमने कट लिया, ठीक है। 9 9 81, और 5 और 8 5 40, मतलब 405 और डबल जीरो। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक सा कंसेप्ट था आपको ऐसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये परसेंटेज के। मैं सोच रहा था परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को एक साथ कर दूं, बट मैंने देखा कि नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। परसेंटेज को अलग करते, प्रॉफिट लॉस को अलग करा देंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे पेड बैचेस से पढ़ रहे हैं टू स्टडी ऐप से, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, उनके रिविजन के लिए ठीक है ये। अदरवाइज अगर आपने हमारी पेड बैचेस से पढ़ा होगा तो एग्जाम में फोड़ के ही आओगे। अगली बार के लिए तैयारी करना है अगर आपको अभी से, तो आप ए स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप बैचेस को ज्वाइन करके पढ़ना शुरू कर दो, या फिर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो एयरफोर्स की बैच कैसे ज्वाइन करें। 600 रुपये की बैच है, आराम से पढ़ो अगले साल के लिए भाई, अगर इस बार तैयारी अच्छी नहीं है तो। बाकी क्रैश कोर्स से ट्राई करो कि अपना हार्ड वर्क करें और हम सिलेक्शन ले लें। कह रहे हैं एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या है? मान लो सबसे पहले वो नंबर क्या है, वो नंबर मान लेते, नंबर इज इक्वल टू क्या है? नंबर बराबर x है मान लो। अब कह रहा है अगर संख्या में हम x में 12 कम करेंगे ना, तो x में अगर हम 12 घटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ये किसके बराबर हो जाता है? वह घटकर अपनी ही 80% हो जाता है, मतलब x का ही 80% हो जाता है, ठीक है। ये सीन कह रहा है। 0 0 कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा x - 12 बराबर 8x/10। तो हम 8x/10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8x/10, और ये हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा भाई? 10x - 8x/10 डिवाइड, ये हो जाएगा 120 था या फिर 12 था? 12 था।
ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे समझाया नहीं आपको, एलसीएम एचसीएफ तो लेना था, हो ना कि 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 10x माइनस 8x तो ये बच जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 10 बराबर 12, तो ये 6 से कट जाएगा, तो x बराबर 60। तो क्या 60 हमारा आंसर होगा? नहीं। कह रहा है उस संख्या का ना 30% क्या है, तो 60 का 30% बताओ, x का 30% बताओ क्या हो जाएगा। तो 60 का 30% क्या हो जाएगा ये बताओ, 0 0 कट जाएगा तो 6 3 18। यार इतना इसको लेंदी नहीं करना था, यहाँ के बाद ना ये सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, माइंड में बहुत सारी चीजें हो जाती जो हम इसको 2 या 3 स्टेप में डायरेक्टली कर सकते थे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप उनके लिए ले गया, अगर कोई बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा होगा और उसकी आंसर मैच नहीं कर रही है तो वो स्टेप बाय स्टेप मैच करा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 180 ना हो के 18 होगा, क्योंकि 60 का कभी भी 30% जो है 30% 180 नहीं हो सकता। ठीक है। चलो अब कह रहा है मान लो यदि प्रतिशत कम या अधिक होगा, जैसे बी ए बी से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, सवाल देता है। मान लो जैसे ए की वैल्यू समथिंग है, बी की वैल्यू समथिंग है, कहेगा बताओ ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है या फिर कितना परसेंट अधिक है। तो उसके लिए क्या करोगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा के, और जिससे कहेगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है बी से, तो नीचे लिख दोगे बी को और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि राम जो है ना 800 रुपये कमाता है, श्याम जो है ना वो 200 रुपये कमाता है। बताओ जो श्याम राम से कितना अधिक कमाता है, सॉरी राम श्याम से कितना अधिक कमाता है। राम जो है ना वो श्याम से कितना अधिक कमाता है, कितना अधिक कमाता है, ये चीज बताओ आप। चलो तो मैं पूछ रहा हूँ श्याम से, किससे? श्याम से। तो श्याम को नीचे लिखोगे, तो राम ज्यादा है तो राम माइनस श्याम डिवाइडेड बाई श्याम इंटू 100 कर लो। श्याम हमने नीचे क्यों किया, क्योंकि श्याम से कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, राम 800 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू, ये हो जाएगा 600 बटा में ये 0 0 कट जाने इनके, 2 बराबर 300। वो 300% ज़्यादा कमाता है। ठीक है। कितना कमाता है भाई, 300% ज़्यादा कमाता है। कितना प्रतिशत अधिक कमाता कहे तो कह सकते हो आप 300% अधिक कमाता। ठीक है ना, 300% नहीं 30% अधिक कमाता है। एक जीरो ऑटोमेटिकली पता नहीं मेरे से कैसे लग जा रहा है परसेंटेज के नाम पे। रुक जाओ एक बार मैं फिर से इसको मिला लूँ कि हमने कोई गलती तो नहीं किया इसके अंदर। नहीं गलती नहीं है, ठीक है 300 ही होगा, बिकॉज ये तो डबल जीरो था ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा तो 300, क्योंकि देखो 200 को 300% बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिकली 800 हो जाएगा। थोड़ा वो सब चीज़ें यहाँ पे जो हमने पढ़ाया उस पर ध्यान दो। और आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जैसे कि राम श्याम का 8 गुना है, तो राम श्याम से कितना अधिक है। तो राम जो है श्याम का 8 गुना है, तो मान लेते हैं श्याम के पास अगर 100 रुपये है तो राम के पास कितना होगा, 8 गुना कह रहे हो तो 800 हो जाएंगे। या फिर राम श्याम के पास 1 रुपये है तो राम के पास, सॉरी श्याम के पास 1 रुपये है तो राम के पास 8 रुपये होंगे। ये भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अगर राम के पास 1 रुपये है ना, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, श्याम का 8 गुना, तो श्याम के पास कम है, तो श्याम के पास अगर 1 रुपये है तो राम के पास कितना रुपया होगा, 8 रुपया होगा। तो राम श्याम से कितना ज्यादा है, तो क्या करोगे, श्याम से ना, तो श्याम से करेंगे तो राम ज्यादा है तो राम माइनस क्या नाम है उसका, श्याम, श्याम डिवाइडेड बाई, और श्याम से कह रहा है तो श्याम इंटू 100 कर लो, तो 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू। ठीक है, ये 700% ज्यादा हो जाएगा। ये समझ में आ रही है? उम्मीद है इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। राम श्याम का 8 गुना है, साफ साफ कह रहे हैं, तो श्याम से ही कंपेयर करा रहा है, तो जिससे कंपेयर कराएगा वो नीचे रखोगे। आगे देखते हैं। अब क्या आएगा, मान लो कुछ 3 फॉर्मूला होता है ऐसे टाइप के, जब 2 बार प्रतिशत परिवर्तन होगा, जैसे 2 बार ना R1% और R2% की जब इंक्रीजमेंट होगी, वृद्धि होगी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। ये चीज याद रखना। ऐसे 3 फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, जब दोनों के दोनों बार कोई चीज इंक्रीज होगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। सब जगह प्लस प्लस होगा, कहीं माइनस नहीं। लेकिन वहीं पर अगर दोनों बार कमी होगी, R1% और R2% की दोनों बार की कमी हो जाए, तो एक बार क्या करोगे R1 प्लस R2 और बीच में माइनस हो जाएगा इंटू R1 इंटू R2 बाई 100। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बार बढ़ेगा और एक बार घटेगा, तो इस सिचुएशन में दोनों जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो एक सवाल है कि अगर मान लो शहर की आबादी 2 वर्षों में 12% और 15% बढ़ रही है। ठीक है, फर्स्ट बार क्या हो रहा है,
फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 12% बढ़ रहा है, सेकेंड टाइम भी क्या हो रहा है, 15% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2/100, यही ना करेंगे। तो ये कह लो 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15/100, ये कर लो आप। ये कितना हो जाएगा भाई, 27, और इसको कर लोगे तो 4×3=12, और ये 25 से कटेगा 400, और ये 5×25, और ये 5×3=15, मतलब 9/5। 9/5 को यहाँ पे डिवाइड कर लो, जितना वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर जोड़ लेंगे। ये 9/5 है, तो 27 प्लस क्या हो जाएगा 1.8, मतलब 28.8% की जो है वहाँ पे वृद्धि हो गई। क्योंकि दोनों बार जब बढ़ रहा होता है ना, दोनों बार बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, कम होने का सवाल ही नहीं है। और अगर एक बार बढ़े और एक बार घटे तब डाउट वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोनों बार घटे तो भी कम ही होगा, दोनों बार बढ़े तो भी बढ़ेगा, लेकिन एक बार घटेगा और एक बार कम होगा तो सोचना होता है बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे एक सवाल है देखो, तो कह रहा है चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति उसके खपत में 25% कम कर देता है, उसके खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर उसकी वैल्यू में ना 20% वृद्धि हो रही है, उसके कंजप्शंस में क्या होगा, खपत में क्या हो जाएगा, 25% डाउनफॉल हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में बताओ उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं पता। अब आंसर अगर प्लस में आया तो बढ़ेगा, आंसर अगर माइनस में आया तो वो घटेगा। ऐसे सिचुएशन में वही करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, एक बार बढ़ रहा है R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2/100, यही करोगे आप। तो 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25/100 कर लो, ये हो जाएगा 25×6 और ये 4×5=20, और ये क्या हो जाएगा घट के -5 बराबर क्या हो जाएगा -10%, मतलब 10% क्या हो जा रही है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आई है। जब भी ये चीज़ क्लियर ना हो कि बढ़ेगा कि घटेगा, कह रहे क्या चेंजेस हो गए, तो पता नहीं है। एक बार बढ़े और एक बार घटे हो ना, ध्यान से सुनना, एक बार जब बढ़ेगा और एक बार घटेगा तभी ये डाउट क्लियर होता है हमारा। लेकिन दोनों बार घट जाए तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑब्वियसली आगे चल के घटेगा। अगर दोनों बार इंक्रीज हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो आगे चल के भी इंक्रीज होगा। लेकिन एक बार बढ़ जाए और एक बार घट जाए तब टेंशन है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो साइन पर डिपेंड करता है। अगर वैल्यू माइनस आ जाए तो कमी, अगर वैल्यू प्लस आ जाए तो फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रहा है। आगे आ जाओ, एक चीज कह रहा है अगर वृत्त के व्यास में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अगर वैल्यू सिर्फ एक बार दे रखा है तो उस सिचुएशन में दोनों को, R1 को भी क्या मानना है, 20% की कमी हो रहा है तो माइनस मान लो, और R2 को भी क्या कह रहा है, उसी को ही मान लो, कमी ही मान लो, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही बार जो वैल्यू दे रखा है उसी को R1 और R2 दोनों मानते हैं। अब जो दोनों बार कमी होता है तो क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2/100, ये क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई R2, ठीक है। ये क्या लिखोगे, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, तो मतलब ये हो जाएगा 40 माइनस 0000 कट के की वैल्यू हो गई 4। और जब दोनों बार क्या रहा है कमी कर दी जाए तो हो जाए क्या हो जाए 36% की कमी। कहोगे सर प्लस में आया, तो भाई प्लस में आया तो मैटर नहीं करता। आप सब पूछ रहा है कितने की कमी होगी, ये चीज़ खुल के लिख रही है कि कमी होगी, तो समझ लो ये कमी है, डिक्रीज है, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको इग्नोर मत करना, अदरवाइज एग्जाम आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। ये कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 8% अधिक और 4% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देंगे ना कि दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या नहीं पता, मान लो कि तीसरी A B C 3 संख्याएं हैं, तो कह रहा है दो संख्याएं जो है ना तीसरी संख्या से रिलेशन निकाल रहा है, तो C मान लो 100 है, तो कह रहा है दो संख्या जो है ना तीसरी संख्या से 8% अधिक है, तो A जो है C से 8% अधिक, मतलब 108 हो जाएगा। 8% बढ़ाओगे तो 100 में 8 ही 108 ही होगा ना, और B जो है 4% कम है, तो 100 में 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो बताओ दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो B से कितना कम है, तो 108 माइनस 96, और किससे, तो B से, दूसरी संख्या 96 है, 96/100। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब 108 में क्या करोगे, 96 घटा लोगे, तो 12/96 इंटू 100, 12×8 = 96 हो जाएगा, और ये 100/8 मतलब 25/2%। 4 के टेबल से कट जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। तो बेसिक सा कंसेप्ट जो है इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे इसके। चलो, क्या है आप आगे लाइफ में जब भी ऐसा सवाल पूछे ना कि कोई चीज़ है बेचने से, खरीदने से, क्षेत्रफल में, कभी भी
ठीक है, कह रहा है कि बताओ उसको अपरिवर्तित रहना है, उसके फाइनल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है। देखो एक बार ऐसा होता है ना कि उसकी वैल्यू या फिर कुछ भी बढ़ रही है या फिर घट रही है, लेकिन उसकी जो फाइनल वैल्यू है ना उसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, तो उसके एक पार्ट को कितना बढ़ाएं या फिर कितना घटाएं, वैसा जब भी सवाल पूछेगा, जब भी प्रतिशत कमी पूछेगा तो उसके लिए लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 + x। एक्स का मतलब जितना प्रतिशत लिखा रहेगा वो, डिक्रीज कहेगा तो प्लस करेंगे और ये इंक्रीज कहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलो मैं ऐसे सवाल करके दिखाता हूँ आपको ज़्यादा समझ में। ये कह रहा है आयताकार छिद्र की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी, देखो यहाँ पे कितना की कमी कर देगी, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कह रहा है ना कि वाट परसेंटेज शुड इट विड्थ बी डिक्रीज, ठीक है, then by what percentage should its width be decreased so that its area remains unchanged। ठीक है, तो ये कह रहा है डिक्रीज कितना करना है आपको, तो परसेंट कमी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज की वैल्यू क्या होती है, मेरे को ये बताओ। तो आगे x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 + x, x की वैल्यू है 20, तो 20 इंटू 100 और ये x प्लस 100 + 20 करोगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, तो 0 0 कटेगा, 2 6 का 12, मतलब 50/3 हो जाएगा। और 100/6 को यहीं पे लिखोगे ना तो कट के 50/3 हो जाएंगे, तो 50/3 के हिसाब से ना उसके चौड़ाई में कमी कर दो ताकि उसका जो है एरिया अपरिवर्तित रहे। इस कंसेप्ट को समझना है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं बिकॉज उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, उम्मीद यही है कि आप छोड़ोगे नहीं इसको। चलो इसी से रिलेटेड एक सवाल और, हाँ ये एक सवाल है, कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 12.5% की कमी हो जाए तो उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। जब भी वृद्धि कहेगा तो क्या करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए कहेगा तो क्या करोगे आप, x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, यही कहोगे ना। ये है 12.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 12.5। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 में से अगर हम 12.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 87.5 आ जाएगा। 12.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 87.5, ये पॉइंट 1 पॉइंट कट जाएगा और 12.5 को ना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है, तो मतलब 100/7%। ठीक है, उसके खपत में इतना वृद्धि कर दो 100/7% ताकि उसका खर्च अभी भी वही का वही रहे। ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो रिवीजन करो 2 से 3 बार। ठीक है ना, अब देखो एक चीज़ है, जब भी कोई चीज़ क्या कहना कि प्रारंभिक इनिशियल प्राइस बताओ या फिर करंट प्राइस बताओ, उस सिचुएशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो वैसे सिचुएशन में फॉर्मूला लिखो। प्रारंभिक कीमत की फॉर्मूला होती है x इंटू आर डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 + -r, और वर्तमान कीमत की वैल्यू होती है x इंटू आर डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100। इनको रटो और इसकी वैल्यू दे रखिए। देखो x का मतलब है खर्च की गई राशि, मतलब अमाउंट, r का मतलब है प्रतिशत, ठीक है, और y की वैल्यू है क्वांटिटी। अब इसको कैसे यूज करना है आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लो। जब भी कहेगा ना कि वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे और कहेगा कमी हो रही है तो माइनस करेंगे यहाँ। ठीक है, जैसे सवाल देखो, कह रहा है कि मान लो चाय के मूल्य में जब 10% की वृद्धि हो तो एक व्यक्ति 440 रुपये में आधा केजी चाय कम खरीद पाता है, तो उसकी प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या हो जाएगी। तो प्रारंभिक मूल्य क्या है ना यहाँ पे, तो प्रारंभिक मूल्य की फॉर्मूला क्या बोला मैंने, x इंटू आर डिवाइडेड बाई वाई इंटू 100 + -r। ठीक है, तो इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा, इनिशियल प्राइस का भी जस्ट मैंने बोला x इंटू आर करोगे या y इंटू 100 + -r। ठीक है, x का मतलब हो गया अमाउंट, टोटल कितना रुपया आप खर्च कर रहे हो भाई, यहाँ पे जस्ट मैंने सारा चीज लिखा ना। x मतलब खर्च की गई राशि, कितना आप खर्च कर रहे हो, और y की मतलब हो गई कितना, कितना किलो, कितना लीटर, ये सभी चीजें। ये 440 रुपये, ठीक है 440, और r का मतलब हो गया 10%, ये प्लस होगा, वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और y कह रहा है कि बताओ कितना, आधा केजी कह रहा है ना इसके अंदर, 440 रुपये में आधा केजी, हाफ केजी, तो हाफ लिख लो 1/2, तो लिखोगे 440 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 100 + 10, ये हो जाएगा 440 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 110, तो ये कटा लोगे तो इससे कट जाएगा 55 बार में, तो 440 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 55, तो 11 से 5 बार में कटेगा और 11 से 4 बार में, तो ये 5 दूनी 10, मतलब 80% जो है, सॉरी 80 रुपीज़ जो थी
क्या थी, रुपीज पर केजी के हिसाब से उसकी स्टार्टिंग में प्राइस थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी सही आंसर है, ठीक है ना। चलो, ए जो है बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। तो ये फॉर्मूला पुट कर दो, अगर यही कहता है ना कि चलो इसका वर्तमान प्राइस बताओ, तो ये लगा देते फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दोनों याद रखना है, इसके ऊपर ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार हो, इस फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। पीडीएफ जब मैथ की आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्वियसली उसके अंदर एडेड रहेंगे। अब कह रहे हैं जब कंटिन्यूअस रिलेशनशिप दिया रहेगा, ठीक है, मान लो कोई चीज़ है बार बार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और उसकी कोई वैल्यू जाके फाइनल कुछ अमाउंट बने। मान लो एक्स पे ना कोई, मान लो पहले 10% बढ़ा दिए तो 100 प्लस R1/100 कर लो। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू कुछ बढ़ा दी, 100 प्लस R2/100 कर लो, ठीक है। फिर हमने मान लो R3 भी बढ़ा लिया इस पर, या फिर कितनी बार भी इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहा है, डॉट डॉट, और लास्ट में तो इसकी वैल्यू मान लो कुछ अमाउंट बन जा रहा है ये रुपए। तो इस फॉर्म में इसको हम लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी पहले मान लो कुछ वैल्यू दी है या फिर फाइनल वैल्यू दिया रहेगा। तो जब फाइनल वैल्यू दे रखा है तो इसको एक्स मान लो, फिर उस पर कुछ कुछ बढ़ाते जाओ जितना जितना परसेंट कह रहा है, या फिर घटाते जाओ, अगर घटाने के लिए कहेगा तो घटाते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सुनो। कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त हुआ, बी को सी से 25% कम अधिक अंक प्राप्त हुआ, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। तो ए को 360 अंक प्राप्त हुआ, तो डी को कितना मिला। तो देखो ए को मिला जो भी मिला, तो ए को बी से 10% कम अधिक मिला, ठीक है। बी से 10% कम है, तो इसमें से 100 में से या फिर हम ना डी से स्टार्टिंग कर लेते हैं। डी को कितना मिला ना, तो डी को, क्योंकि ए का फाइनल वैल्यू है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। ए को बी से कम मिला, मतलब ए को बी से कंपेयर कर रहा है, बी को सी से कंपेयर कर रहा है, सी को डी से कर रहा है। तो डी को मान लो जो है, मान लो डी नंबर मिला, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा अगर हम गिनती गिनेंगे तो एक चीज़ समझ में आपको इजीली आ जाएगा इसके अंदर। पर समझ लो डी का रिलेशन किससे निकालोगे, डायरेक्टली ए से नहीं कर सकते। अब कह रहा है डी को ना सी को डी से 20% कम मिला, तो हम मान लेते हैं ना डी से इसको मिला 20% कम, तो मान लो डायरेक्टली 80% मिला सी को, ठीक है। फिर सी से कह रहा बी का ना, तो बी को सी से 25% ज़्यादा मिला, तो इसका 25% ज़्यादा मतलब 125/100। फिर कह रहा है देखो बी को जो है ना ए से 10% कम मिला, ठीक है, तो इसमें भी 10% घटा लो। उसके बाद ए की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 360, ठीक है। इसको कटाओगे अगर, कितने से कटा सकते हैं हम लोग बताओ, 4 से, तो 4 20 बार में कटेगा, और ये 4 से कटाओगे तो 4 9 36 90 90 90, ये कट गया। 25 25 125, और ये 25 छक्के 100, ये 4 से कट जाएगा, 4 25 20, ठीक है, और ये कट जाएगा 25 छक्के 100। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100 बराबर 400। डी को मिल गया है 400 नंबर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसको करना इजी है। इसको पीछे कर करके रिमाइंड कर करके देखो, बहुत ही काम आने वाला आपके एग्जाम, है ना। चलो, ये आंसर है इसका। फिर कह रहा है अगर आय पर, खर्च पर और बचत पे सवाल पूछे तो क्या करना है। देखो सबसे पहले इसका आय का फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। आय बराबर क्या होता है ये बताओ, आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है जितना आप कमा रहे हो, जितना अगर कमाओगे ना, वो किसकी वैल्यू के बराबर हो रही है, जो आप खर्च कर रहे हो और साथ में जो आप बचा रहे हो, वो कुल मिला के क्या है, आपकी इनकम है। इनकम क्या है, टोटल आपका एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, प्लस आपके सेविंग्स, ये क्या है, आपका आय है। अब वहीं पर अगर मैं पूछूँ आपके खर्च कितने होते हैं, तो आप कहोगे जितना हम आय करते हैं, अर्न करते हैं, उसमें से अगर हम अपने सेविंग को घटा लेते हैं तो हमारे खर्च निकल जाएंगे। मतलब हमारे एक्सपेंस जो है, हमारे इनकम में से हम अपने सेविंग्स को घटा लेते हैं तो हमारे एक्सपेंस निकल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बताऊँ नहीं, सेविंग्स बताओ तुम्हारे कितने हैं, तो क्या करोगे, हम टोटल इनकम में से अपने खर्च को घटा लेंगे तो हमारे टोटल सेविंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। सेविंग्स क्या मिल जाएगा, हमारे इनकम में से अगर हम टोटल अपने एक्सपेंस को घटा लेंगे तो हमारी बचत मिल जाएगी। ये 3 फार्मूला थोड़ा सा समझना, बहुत ही बेसिक सा है, जो कि हम जीवन में लागू करते रहते हैं। तो इसमें कोई 30 मार्क खान बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए समझ में आ जाएगी। एक बार समझ लोगे, खुद पे इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ के मत सोचो, खुद से इमेजिन करो, अगर आप 100 रुपये कमाओगे, 80 रुपये खर्च करते हो तो कितना बचाओगे। तो हम जितना कमाए उसमें से खर्च को घटा लिए, इस तरीके से रिलेट कर करके इनकम, खर्च और बचत का फॉर्मूला को माइंड में रख लो, ठीक है। सवाल जैसे पूछेगा, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, जब उसके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वह खर्च 8% में, वो खर्च में भी 8% बढ़ा देता है। तो बताइए उसके बचत में कितना परिवर्तन होगा, कितना प्रतिशत।
तो उसका इनकम क्या है नहीं पता, तो मान लो उसका इनकम क्या है शुरू में 100 मान लो, जब भी परसेंटेज में ना कुछ पता हो तो 100 मान लो, तो वो इनकम का 75% खर्च करता है, तो एक्सपेंस कितना है उसका 75 रुपीज़, तो 100 का 75% 75 ही होगा ना, इसलिए 100 मान लेते हैं हम लोग। तो उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी ये बताओ, सेव कितना करेगा वो 25 रुपये, दैट इज क्लियर। अब कह रहा है अगर उसके इनकम में ना अगर 10% की वृद्धि हो जाए तो उसका इनकम कितना हो जाएगा 110, तो कह रहा है उसका एक्सपेंस जो था ना पहले से उसमें भी 8% बढ़ जा रहा है, तो 75 में 8% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 108/100, तो 25 × 100 25 × 75, अब ये घटाएंगे तो 4 दूनी 8 4 7 28, मतलब 7 21 3 दूनी 6 7 8 81 रुपये। अब वो क्या करता है खर्च करता है, तो सेव कितना करेगा वो 110 माइनस 81, ठीक है 110 में से आप 81 को घटा लो, जो वैल्यू होगा वो क्या करेगा सेव करेगा, मतलब 29 रुपये। पहले सेव करता 25 रुपये, अब सेव कर रहा है 29 रुपये, तो उसका बचत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो पहले बताओ 25 में कितना बढ़ा, ये 4 बढ़ गया, 25 से कितना बढ़ गया 4 का बढ़ गया, तो 4 बटा में 25 × 100, पहले से जिसमें बढ़ा 25 में ही बढ़ा ना, तो 4 बढ़ा, ये 25 × 100 मतलब 16% की जो है इंक्रीज हो गई उसकी सेविंग्स। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। अब देखो एक ये समझ में आ गया ना इनकम बेस्ड सवाल, जब भी इनकम पे पूछेगा तो आप ये लॉजिक समझ के आंसर कर लेना। अब एक इलेक्शन से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में परसेंटेज का पूछता है, ठीक है, इलेक्शन के रिलेटेड। देखो किसी चुनाव में, जैसे इलेक्शन वाला मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, ईजी है। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, मान लेते 3 है, 3 लोग खड़े हैं, मान लो ये है फलाना बाबू जिंदाबाद, ये ढिमकाना बाबू जिंदाबाद, ये गुंडा बाबू जिंदाबाद, ठीक है। चलो 3 लोग खड़े हो गए, फलाना ढिमकाना और गुंडा, ठीक है, तो 3 हो गया। 2 उम्मीदवार को कम से 28% और 32% क्या मिला, मत मिला, मतलब वोट मिला। यदि चुनाव में जीत और हार का फैसला जो है ना 1800 मतों से है, तो विजेता को कितना मत मिला। अब मेरे को बताओ, ये गुंडा बाबू जीत गए, अब इनको कितना मिला नहीं पता, लेकिन ये जो फलाना बाबू जो फेल हो गए इनको 28% मिला, और ढिमखाना बाबू जो ढिमल गए, मतलब क्या ढरक गए कुछ पैसा लेके, कुछ वोट लेके, उनको 32% मिला, और गुंडा बाबू जो जीत गए उनको कितना मिलेगा। तो ओवरऑल हम परसेंटेज कितना मानते हैं 100, तो 100 में बाकी ये दोनों कितना ले रखे हैं 28 + 32, तो ये लोग 60% ले रखे हैं, तो कितना परसेंट और बचा, 100 में 60 घटा दोगे तो 40% बचा ना, तो ये 40% वोट मान लो जीतने वाले को मिला है, जीतने वाले को 40% वोट मिला यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होगी ना। देखो अगर इमेजिन करो, अगर 2 लोग मिलके 100% में 28% और 32% बांट लिए, तो बाकी कितना बचा, इन दोनों को जोड़ के 100 में घटा लो, 40% जीतने वाले को बचा। अब एक चीज़ समझो, जब भी जीत और हार का फैसला करते हैं ना, तो उन 2 प्लेयर्स के बीच करते हैं जो सबसे टॉप पे चल रहे हैं। 2 टॉप पे चलने वाले या तो ये ढिमकाना बाबू हैं और ये गुंडा बाबू है। फलाना बाबू तो फलने फुलने से रह गए, ठीक है, वो फेल हो गए, उनके पास बहुत कम है, उनका हम बातें नहीं करेंगे। अब 2 कंपटीशन इन्हीं के बीच चलेगा, तो ये हारने वाले से जीतने वाला कितना ज़्यादा ले रखा है, कहोगे सर 8% ज़्यादा ले रखा है, कितना 8% ज़्यादा ले रखा है, ठीक है ना। 32 में 8 जोड़ दोगे तो 40 हो जाएगा। तो मान लो टोटल वोट कितना था, टोटल वोट x था, तो वो x का 8% ज़्यादा मिला, तो उसको 1800 मत ज़्यादा मिल गया, कह रहा जीतने वाला 1800 मत से जीत गया, तो x का 8% ज़्यादा मिला, तो उसको मतलब 1800। अगर मैं बोलूँ ना कि आप 100 वोट से जीत गए, मतलब आपको हारने वाले से जीतने वाले को 100 वोट ज़्यादा मिला है, तो मतलब जीतने वाले को ना 1800 वोट ज़्यादा मिला, तो x का 8% है की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चीज़ें सही सही लिख रहा है हमने, तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड दे के देखते हैं 1800 कटता है कि नहीं। यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 25 बार में कट जाएगा, और ये जो है 2 से 9 बार में कट जाएगा, 900 बार में। तो टोटल वोट कितना आ गया 900 × 25, ठीक है। 25 नवा कितना होता है 225, 225 00, ठीक है। ये हो जाएगा 00 बैठ गया लास्ट का उनका, थोड़ा सा मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, 225 गंदा लग रहा है। तो टोटल वोट कितना हो गया, टोटल वोट बराबर x बराबर 22,500। तो कह रहे हैं बताओ जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को 40% मिला है, तो विनर को कितना मिला 22,500 का 40% निकालो। 00 कट जाने, अब यहाँ से कर लो, 5 के बीच 4 दूनी 8 9 10, 4 दूनी 8 और 1, ठीक है। चलो ये जो चीज़ है
यहाँ से आपको कर लेने थे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 9,000 वोट मिला है जीतने वाले को, और हारने वाले से कोई मतलब नहीं है, जीतने वाले को हर कोई पूछता है, तो जीतने वाले को 9,000। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो एक बार और समझ लो दूसरी क्वेश्चन पे। मान लो इस बार दो खड़े हो गए, एक फलाना बाबू, ठीक है, एक ढिमकाना बाबू। गुंडा बाबू की कहानी खत्म, ठीक है, ढिमकाना बाबू। अब दो विजेता जो है, दो मतलब विजेता उम्मीदवार को 58% मिला। ये विनर विनर चिकन डिनर था, इसको 58% मिला। तो अब हारने वाले को कितना मिला होगा भाई, बताओ मेरे को। 42% मिला होगा, यही ना, 100 में से 58 घटा लो, तो कह रहा है वह 12,800 वोटों से जीत गया। मतलब इनके बीच में कितना वोट का अंतर है, फासला है, 16% का फासला है। और ये 16% की वैल्यू क्या है, 12,800। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल वोट की, तो 12,800 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ये सब चीज़ें जो है ना इस तरीके से करना सीखो, इट विल बी बेटर, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 16 8 8 बार में कटेगा, तो टोटल वोट जो हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। टोटल वोट कितना आ गया, 80,000। इसको हमने कैसे किया, 16% की वैल्यू 12,800 से है, तो टोटल वोट मतलब 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,800 बटा 16 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये लॉजिक आगे बहुत काम आने वाला है। लोग एक्स मान मान के कितना दिन जिएंगे, ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते थे, बट पिछले वाले में नहीं किया था कि आप बेसिक समझ, ठीक है। बाकी एग्जाम के मार्क्स के ऊपर एक सवाल आता है आपके एग्जाम में कि किसी ने इतना परसेंट स्कोर किया तो उसका कितना बनेगा, इसने उतना किया तो कितना बनेगा। तो मार्क्स के बेसिस पे जब भी पूछेगा, देखो किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक मिलता है, ठीक है, वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक मिलता है, तो वह 6 अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा में कुल कितने अंकों की ली गई, तो मान लो टोटल एग्जाम एक्स नंबर का लिया गया, ठीक है, टोटल एक्स मार्क्स का एग्जाम लिया गया। अब ध्यान से सुनना, तो पहला बंदा जो है 32% लेते हैं, तो मतलब वो एक्स का ना 32% लेता है, अगर मार्क्स लाता है तो 12 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब पास होने के लिए उसको और 12 नंबर चाहिए, तो उसमें अगर 12 नंबर ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। ये क्या हो गई भाई, पासिंग मार्क्स। और फिर कह रहा है दूसरा इंसान क्या 35% अंक ज़्यादा अगर 35% मार्क्स लाता है ना, तो वो 6 अंक ज़्यादा ले आता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी 6 अंकों से फेल ही हो जा रहा है, तो ये भी अगर एक्स का 35% ले रहा है तो 6 अंक इसको और दे देते तो ये भी पास हो जाता। ये भी पासिंग है और ये भी पासिंग है, और ये कहता ना कि 6 अंक ज़्यादा हो रहा है तो इसको 6 माइनस कर देते, तब जाके दोनों पासिंग मार्क्स बन जाता। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 32 को उधर ले जाओ और ये 6 को इधर ले आओ, तो 12 माइनस 6 बराबर 35x/100 माइनस 32x/100। ये क्या हो जाएगा भाई, 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेके घटाओगे तो 3x/100, 3 दूनी 6, मतलब x बराबर 200 नंबर का टोटल पेपर जो हुआ था उनका हुआ था, ठीक है। वही कहता ना कि दूसरा इंसान पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज़्यादा ले आ रहा है, तो उसको x में पासिंग मार्क्स में से ना x माइनस कर लो, 6 माइनस कर लो, आपका वैल्यू बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज से हाईली पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, और बाकी सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर देना, और आप में से मैं कभी बोलता नहीं हूँ आप लोगों को कि A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।